नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फायदेमंद फंड्स पर, जहां फोकस होता है सिर्फ आपके वेल्थ क्रिएशन पर। पोर्टफोलियो में कैसे सही डाइवर्सिफिकेशन हो, क्या नए इन्वेस्टर्स के लिए पैसिव फंड्स बेहतर हैं, इन सब पर आज होगी बड़ी चर्चा। और मेरे साथ जुड़ेंगे दिल्ली से शैलेंद्र भटनागर भी। लेकिन चलिए हम थोड़ा सा आगे शो को बढ़ाते हैं और डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से अगर हम देखें तो बात हमने वहां शुरू की है। शैल जी मेरे साथ शायद जुड़ भी गए हैं। शैल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल कविता जी, आपको नमस्कार। और जो हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं उनको विजयदशमी की अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छी तरीके से आप बाजार में बेहतरीन रैली आते हुए देख रहे हैं। एक से एक सेक्टर्स आपको रिकॉर्ड हाई पर लगते हुए दिखेंगे, खासकर आईटी सेक्टर, और इनकी हम चर्चा बहुत करते रहते हैं। और जो हमारे 4 पोर्टफोलियोज बने हैं उनमें से एक का रिव्यू आज होगा, वो है स्नेहा और कमल धर के पोर्टफोलियो का। ये एक यंग कपल है, उम्र दोनों की 30 साल से कम है और अगले 5 साल में लगभग 10 लाख रुपया आप जमा करना चाहते हैं। पहले जरा देखते हैं स्नेहा और कमल धर आजकल क्या कर रहे हैं। तो जैसा कि शैल जी ने बताया, स्नेहा और कमल हमारे यंग कपल है, दोनों की उम्र 30 साल है और अगले 5 से 10 के इन्होंने 5 साल के लगभग 10 लाख रुपए जुटाने हैं, ये इनका लक्ष्य है। और इनको जो हमने फंड्स रेकमेंड किए थे वो बता दें। पोर्टफोलियो में आप देख सकते हैं इनके पास यूटीआई इक्विटी दिखाई दे रहा है, पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी है, उसके बाद एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 है। काफी अग्रेसिव पोर्टफोलियो है। और शैल जी, एक बात यहाँ पे ध्यान से हमें देखनी चाहिए कि पोर्टफोलियो पर टोटल रिटर्न्स जो आपके स्क्रीन पे सामने भी है 12% से ज्यादा हो चुका है। और हम ये बात कर रहे हैं जनवरी से लेके अब तक जितने भी रिटर्न्स आए हैं। जी कविता जी, एक इंटरेस्टिंग बात अगर आप इस पोर्टफोलियो में देखें तो ये डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ बहुत ऐसे अहम पहलू हैं फंड मैनेजमेंट में और पोर्टफोलियोज बनाने में, उनको भी बहुत शानदार तरीके से कवर करता है। जैसे आप एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी को देखें, ये ना सिर्फ एक बहुत शानदार जाना माना और बेहतरीन इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड है, ये एक टैक्स सेविंग फंड भी है। तो एक तीर से 2 शिकार आप कर पाएंगे। एक तो लॉन्ग टर्म वेल्थ आप बिल्ड करेंगे और साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि टैक्स सेविंग भी आपकी बहुत अच्छी तरीके से होती हुई दिख रही है। यूटीआई इक्विटी जाना माना फंड है और अगर आप मिड कैप्स में एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो एक बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो आपको मिलता है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30। तो कविता जी, ये तो रिटर्न आपने देखा इस शानदार पोर्टफोलियो में जो हमने स्नेहा और कमल धर के लिए बनाया है। लेकिन आज आप यूं समझिए कि जिस हिसाब से न्यू फंड लॉन्चेस हो रहे हैं तो एक झड़ी सी लगी हुई है और बहुत सारे हमारे फंड मैनेजर मित्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अलग अलग फंड ऑफ फंड्स लॉन्च हो रहे हैं, ईएसजी सेक्टर में लॉन्च हो रहा है आपको फंड। लेकिन हमारे पुराने मित्र श्री चंद्रेश निगम साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो एक नई पेशकश लाए हैं एक्सिस बैंकिंग ईटीएफ की। तो निगम साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार शैलेंद्र जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ निगम साहब। आप आजकल बहुत बिजी हैं, हर तरफ से पैसे जुटा रहे हैं। पिछले महीने आप हमारे साथ जुड़े थे और आपने एक बहुत ज़बरदस्त फंड ऑफ फंड्स लॉन्च किया था जो ग्लोबली श्रोडर्स के एक यूएस फंड में पैसा डालता है। बताइए वहाँ पर आपने कितने पैसे जमा कर लिए अब तक? वो फंड का कॉर्पस 1250 करोड़ के आसपास हो गया है। उसमें एनएफओ में बहुत अच्छा रिस्पांस हमको मिला था, उसके बाद भी रिस्पांस चल रहा है। जिस तरह से हम लोग ग्लोबल इन्वेस्टिंग की जो हर इन्वेस्टर को ज़रूरत है वो बात करते जा रहे हैं और धीरे धीरे उसमें इंक्रीज होती जा रही है। लोग और भी लोग उसमें एनएफओ के बाद भी पैसा डालते जा रहे हैं। बिल्कुल चंद्रेश जी, यहाँ पर
एक्सिस बैंकिंग ईटीएफ पर हम बात करेंगे, जो कि फिलहाल ये खुला हुआ है। काफी सारे डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से आपकी एएमसी ने फंड्स लॉन्च किए हैं। आप एक तरह का बुके जो ऑफर करते हैं अपने निवेशकों को, आप ये इंश्योर करते हैं कि उनको 360 डिग्री जो है इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिले। लेकिन बैंकिंग सेक्टर को आपने क्यों चुना? मेरा पहला सवाल, और मेरे ख्याल से शैल जी के जहन में भी यही सवाल होना चाहिए, क्योंकि ओवरहैंग है मोरेटोरियम का, एनपीए का और रिस्ट्रक्चरिंग के लिहाज से आपने बैंकिंग ईटीएफ को चुना। इसके पीछे क्या वजह है? और दूसरा, इंडेक्स फंड की बजाय ईटीएफ क्यों? ओके, तो बैंकिंग आपने सही कहा, आजकल थोड़ी सी अनिश्चितताएं हैं, लोगों के मन में थोड़ा डर है, मॉरेटोरियम और थोड़ी थोड़ी जो प्रेशर्स बोलना चाहिए बाजार में लोगों को थोड़ी वरीज हैं। पर बैंकिंग एक बड़ा सेक्टर है, बहुत सारे अच्छे नाम, अच्छे बैंक्स इस सेक्टर में हैं, और देश की इकोनॉमी जो है विदाउट द बैंकिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा आगे जा नहीं सकती उसका। देश की अगर उन्नति होनी है, ग्रोथ होनी है, तो बैंकिंग सेक्टर को अच्छा करना ही है। पिछले 5-10 साल का डेटा भी देखें तो ये एक सेक्टर है जो कि जिसने की जो लास्ट 3-4 साल में थोड़ी सी हमारी इकोनॉमी में स्लो डाउन भी आई है, तो भी इस सेक्टर ने स्लो डाउन ज़्यादा नहीं देखा है। और लास्ट 10 साल में मेरे ख्याल से दिस इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर। और आगे भी हमको लगता है, ये ज़रूर है कि अगले 3-6 महीने, 12 महीने में ये जो पैंडेमिक की वजह से, कोविड की वजह से थोड़े लोगों का डर है कि इसमें थोड़ा एनपीए आएगा, जो हो सकता है, जिसके बारे में सब बैंक्स ऑलरेडी बात भी कर चुके हैं। पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हमको लगता है ये एक सेक्टर है जिसमें कि इम्प्रूवमेंट, ग्रोथ नियरली निश्चित है, और आगे जाके ये सेक्टर मार्केट्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देगा। और मोर इम्पोर्टेंटली ये एक डाइवर्सिफाइड बड़ा सेक्टर है, ये कोई बहुत छोटा नैरो एरिया नहीं है। हमें बोलते सिर्फ बैंक्स हैं, बट बैंक्स का जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है, जिसमें नए नए इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, नया एरियाज, नए कस्टमर्स पूरे देश में। अब वो जैसे हम छोटे छोटे गांव वगैरह में जाके नंबर ऑफ कस्टमर्स जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे, तो फ्यूचर बहुत स्ट्रांग दिखता है, इसलिए हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है। दूसरा सवाल जो आपका है, इंडेक्स फंड वर्सेस ईटीएफ, आई थिंक इंडेक्स फंड भी सेम चीज करता है, पोर्टफोलियो सेम है, पर हमने ये सोचा है कि हमारे दिमाग से ये जो ईटीएफ या इंडेक्स फंड में जो इन्वेस्टर है, जो ये खुद से कॉल ले रहा है कि मुझे एक सेक्टर फंड में इन्वेस्ट करना है और वो अपने आप एक पोर्टफोलियो बना रहा है, वो एक थोड़ा सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर भी है, थोड़ा जानकार इन्वेस्टर भी है। तो उसके लिए अगर हम अपॉर्चुनिटी दे सकें कि भाई वो दिन में जो वॉलेटिलिटी है उसको भी किसी तरह से मैनेज कर सके, अगर वो टाइमिंग करना चाहता है ड्यूरिंग द डे, उसको लग रहा है बाजार बहुत गिर गया है, तो हर तरह के इन्वेस्टर जो थोड़े जानकार है, सोफिस्टिकेटेड है, उनके लिए एक ईटीएफ फॉर्मेट एक अच्छा फॉर्मेट। पर जैसा आपने कहा, इंडेक्स फंड भी एक अच्छा फॉर्मेट है, पर जो थोड़े ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, जो बाजार में ज़्यादा ट्रेड कर सकते हैं या बाजार के शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स को भी उसको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, उनके लिए ईटीएफ बेटर है। इंडेक्स फंड जो है वो आप सिर्फ एंड ऑफ द डे एनएवी पे ही ट्रेड कर सकते हैं, इसमें आप कभी भी दिन में ट्रेड कर सकते हैं। जी निगम साहब, एक बात पे ज़रा क्लैरिफाई कीजिए, अगर आप एक बैंकिंग ईटीएफ की जगह बैंकिंग फंड लॉन्च करते तो आपके पास एक हल्की सी फ्लेक्सिबिलिटी होती कि कुछ पीएसयू बैंक्स को आप अवॉइड कर पाएँ। अक्सर हमने ये देखा है पिछले 10-1 साल में कि इतना ज़बरदस्त वैल्यू क्या कहना चाहिए ड्रॉप हुआ है इन सब फंड्स की, इन सब स्टॉक्स में, कि पीएसयू बैंकिंग बास्केट पर तो बाजार का विश्वास उठ सा गया है। और अगर आप सिर्फ इंडेक्स के जरिए यहाँ पे पैसे लगाएंगे तो जाहिर तौर पर आपको इन पीएसयू में भी, बैंक्स में भी पैसे डालने पड़ेंगे। तो क्या ये बेहतर नहीं होता कि आप एक बैंकिंग फंड लॉन्च करते और बैंकिंग ईटीएफ ना लॉन्च करते? आप जो कह रहे हैं वो काफ़ी हद तक सही भी है, पर वो एक जो डिबेट चल रहा है इंडिया में ही नहीं, सब जगह, एक्टिव वर्सेस पैसिव। हमारे पास बहुत सारे एक्टिव फंड्स हैं, उसमें हम जो हमको कंपनीज, बैंक्स अच्छे लगते हैं वो हम उसमें खरीदते हैं। कभी हम पीएसयूज ज़्यादा, वैसे एक्सिस में हम पीएसयूज नहीं खरीदते हैं, वो आपका कहना सही है,
पर अगर आपको ये लो कॉस्ट इंडेक्स रेप्लिकेशन जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजी चाहिए, वेदर इट इज ये इंडेक्स फंड हो या एक ईटीएफ हो, तो जो इंडेक्स का कंस्ट्रक्शन है, जो पॉपुलर इंडेक्स है, उसको ही हमको मानना पड़ेगा। और अभी फिलहाल आपकी बात सही है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स की परफॉर्मेंस थोड़ी खराब रही है, और उस तरह से अगर देखा जाए तो इस इंडेक्स में उनका वेटेज भी काफी कम है। अगर किसी को पूरा ही अवॉइड करना है, देन उनको कोई एक्टिव मैनेजमेंट जहाँ पे फंड मैनेजर कॉल लेता है उस फंड में जाना चाहिए। पर जिसको लो कॉस्ट सिर्फ एक कॉल लेना है कि बैंकिंग सेक्टर अच्छा है, उसमें हमको ये निफ्टी का जो इंडेक्स है, बैंकिंग इंडेक्स है, उसी की जो वेटेजेस हैं उसी हिसाब से हमको इन्वेस्ट करना पड़ता है और पड़ेगा। और जो आपने बात कही पीएसयू की है, बट इतनी ज्यादा बहुत बड़ा एक्सपोजर उसमें नहीं है पीएसयू बैंक्स का। और हम ये भी देखते हैं कि अगर कभी पीएसयू बैंक्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई तो वो जो है वो भी आप कैप्चर कर सकेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बहुत सारे रिफॉर्म्स वगैरह भी हो रहे हैं पीएसयूज में। मैं ये नहीं कहता, आज किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि पीएसयूज जाके खरीद लें, बट ये एक इंडेक्स है। ओवरऑल जो बैंकिंग पूरा सेक्टर है उसमें से जो भी अच्छा करेगा उसकी आप ग्रोथ कैप्चर कर पाएंगे। बिल्कुल, साफ तौर से जैसे कि आपने ये ईटीएफ को डिजाइन किया है उसमें आपका तवज्जो ज्यादा प्राइवेट बैंकों की तरफ ही दिखाई दे रहा है, तो क्लियरली आप बेट कर रहे हैं प्राइवेट बैंक्स पे। लेकिन मेरा सवाल ये भी है कि थोड़ा सा अगर डिटेल में हम इस ईटीएफ में बात करें, इसके बारे में बात करें, तो पोर्टफोलियो वेटेज और इंडिविजुअल होल्डिंग्स के बारे में अगर आप हमें जानकारी दे सके तो बेहतर होगा। निवेशकों को कितना इसमें अपना टाइम फ्रेम रखना चाहिए? क्या निवेशकों को इसको एक फोकस्ड फंड की तरह करना चाहिए विद अ लिटिल मोर हाई एलिमेंट ऑफ रिस्क? निगम साहब। हाँ, सो इसमें देखिए जो आपने बात कही क्या वेटेजेस हैं, ये वेटेजेस एग्जैक्टली जो निफ्टी का बैंकिंग इंडेक्स है उसी के वेटेज के हिसाब से है। टॉप 10 होल्डिंग्स जो है इसकी नियरली 98% है। जो बड़ी होल्डिंग्स हैं वो HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक, एक्सिस बैंक, SBI, ये टॉप 5 होल्डिंग्स हैं। ये टॉप 5 में मेरे ख्याल से अबाउट 60 to 70% वेटेज आ जाता है। तो इसमें हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है कि हम किसी को अंडरवेट करें, ओवरवेट करें। ETFs का फंक्शन ही यही है कि वो एक वेल फॉलोड जो इंडेक्स है, जो उसके बारे में सब लोगों को पता है, लोग उसको, हमारे यहाँ तो बैंकिंग इंडेक्स के ऊपर फ्यूचर्स भी है, ट्रेड भी होता है, तो काफी पॉपुलर इंडेक्स है और हमारा जो फंड है वो उस पॉपुलर इंडेक्स को ही ट्रैक करे। दूसरा सवाल कि ये किन लोगों के लिए उपयोगी है, आई थिंक ये काफी लोग जो कि ये कॉल ले सकते हैं, चाहे वो कॉल शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, कि ये कॉल ले सकते हैं कि अभी बैंकिंग में इन्वेस्ट करने का अच्छा टाइम है, उनको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म से इसका ज़्यादा मतलब नहीं है। लो कॉस्ट है, आपने कॉल ले लिया है कि भाई हमको बैंकिंग में इन्वेस्ट करना है, बैंकिंग एक अच्छा सेक्टर है, लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा सेक्टर है। शॉर्ट टर्म अगर आपका कॉल है कि बैंकिंग में तेज़ी आनी चाहिए तो उसको भी कर सकते हैं। तो पर अगर कोई आदमी कोई इन्वेस्टर अगर वो कॉल लेने में असमर्थ है या नहीं जानते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, तो उन लोगों को फिर एक एक्टिव मैनेजमेंट फंड में जाना चाहिए और शायद उस वक्त उनको एक डाइवर्सिफाइड फंड में जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे फंड मैनेजर कॉल लेंगे कि आपको किस सेक्टर में और किस कंपनी में ज़्यादा निवेश करना है और किस सेक्टर को और या कंपनी को अवॉइड करना है। जी निगम साहब, ये तो बात बिल्कुल क्लियर हुई कि ये फंड क्यों लॉन्च किया गया और इसके पीछे क्या कारण थे। अब दो अहम सवाल हम लोग बैंकिंग सेक्टर में फेस कर रहे हैं। उनमें से एक है सुप्रीम कोर्ट में जो एक केस चल रहा है ब्याज ऑन ब्याज का। आपके हिसाब से इसका क्या हल होना चाहिए ताकि बैंक्स की बैलेंस शीट बिल्कुल ना टूटे, सरकार भी खुश रहे और जो बोरोवर है उसको भी राहत मिले? कोई ऐसा रास्ता आपको दिखता है कि ये तीनों जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इस केस के, वो तीनों खुश जाएं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से? तो देखिए, आई थिंक गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से, अगर आप देखें लास्ट 6 महीने में गवर्नमेंट ने बहुत कुछ स्कीम्स और स्टेप्स लिए हैं जिससे कि जो लोग इस पैंडेमिक से और कोविड से ज़्यादा प्रभावित हुए हैं उनको कुछ सपोर्ट दिया जा सके। सो छोटे बिजनेसेस हुए, इंडिविजुअल बोरोवर्स हुए, या और लोकल माइग्रेंट्स का था। सो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड तो ऑब्वियसली स्मॉल बिजनेस और
इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जिनको कि इस वक्त वो पैसा चुकाने में या डेट सर्विसिंग करने में दिक्कत है। तो आइडियली अगर मेरी नज़र से देखें तो जिनको इस वक्त इस प्रॉब्लम की वजह से कुछ सपोर्ट चाहिए, एक तो वो मिल भी रहा है, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी आदेश दिया था, बैंक्स ने ऑलरेडी उसको इम्प्लीमेंट किया है, सो काफ़ी राहत ऑलरेडी दी गई है मॉरेटोरियम की वजह से, और भी तरह से जिस तरह से सेक्टर्स में, फाइनेंशियल सेक्टर्स में लोगों को पैसा जो है आरबीआई ने लाइन ऑफ क्रेडिट भी ओपन अप किया है, बैंक जिससे बोरो करके उन सेक्टर्स को पैसा पहुंचा सकते हैं। सो काफी कुछ हो रहा है। सो ओवरऑल अगर आप स्कीम देखिए तो यही है कि जिसको जरूरत है वो उसको ये मदद मिल सके। रहा ये जो खर्चा है ये कौन उठाएगा, आई थिंक आपका सवाल ज्यादा करके उस पर था। मेरे ख्याल से बैंक्स के पास ये खर्चा डालना थोड़ा नामुनासिब होगा। आई थिंक जैसे कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेक्टर्स को बेनिफिट दिया है, इन्वेस्टर्स, ये स्मॉल बोरोवर्स को, वेदर दे आर रिटेल या स्मॉल एसएमई कंपनीज हैं, मिड एंड स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनको वो बेनिफिट देना चाहिए। जी जी निगम साहब, आपसे क्योंकि समय की कमी है, संक्षिप्त में एक सवाल मैं पूछूंगा। आप पिछले 3 दशक से बाजार के बहुत जाने माने पारखी हैं, ये बताइए कि आगे आने वाले 2-3 साल में क्या आप अनुमान लगाते हैं कि एवरेज अर्निंग्स ग्रोथ होगी बैंकिंग सेक्टर में, दोनों को मिला लीजिए, प्राइवेट और पब्लिक बैंकिंग सेक्टर दोनों को? तो एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये अब पैंडेमिक जो हुआ है इसकी वजह से काफ़ी ऑब्वियसली अफरा तफरी हो गई है, बहुत डिस्ट्रप्शन हो गया है, पर अब हम एक स्टेबल सिचुएशन पे पहुंच गए हैं। मेरा मानना है कि हम लोग एक अच्छा बेस बना रहे हैं। वो बेस शायद फरवरी 2020 में जो था उससे शायद लोअर होगा, बट जिस तरह से एक्टिविटी दिख रही है वापस आते हुए, वो एक बेस में भी 85, 90, 95% पे आ जाएगा। और मेरा मानना है कि यहाँ से अगले 2-3 साल में जो हमारी पहले ग्रोथ थी, बैंकिंग सेक्टर की ग्रोथ कंपनीज वाइज अगर देखें तो 15 से 25% के बीच में थी, जो अच्छे बैंक्स वगैरह थे, वेल कैपिटलाइज बैंक्स थे, ज्यादातर करके प्राइवेट सेक्टर बैंक से, बट कुछ फ्रंट लाइन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी वो ग्रोथ थी। तो मेरा ये मानना है कि वो ग्रोथ वापस आ जाएगी, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी वापस 7-8% के आसपास फर्स्ट ईयर में, क्योंकि बहुत लो बेस है, और उसके बाद 5-6% तक से ज्यादा आ ही सकती है। तो 10-12% की लॉन्ग टर्म ग्रोथ कहीं गई नहीं है, और जो अच्छे बैंक्स हैं उनकी ग्रोथ और स्ट्रांगली आएगी। तो ये मान के चलना चाहिए कि 15 से 20% काइंड ऑफ ग्रोथ इन बिजनेस और प्रॉफिट्स, जहां पे भी हम बॉटम आउट करते हैं वो शायद हम इस क्वार्टर या अगले 2 क्वार्टर में कर देंगे। वहां से 3 साल में 15-18% की ग्रोथ इस सेक्टर में प्रॉफिट्स में मान के चलना चाहिए, हम लोगों को मिल सकता है। तो यहाँ पे तस्वीर काफी बेहतर दिख रही है। निगम साहब, एक छोटा सा सवाल मुझे आपसे पूछना है, समय लगभग खत्म हो चुका है, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। अगर मैं ईटीएफ्स की बात करूं, देखिए 2001 में लॉन्च हुआ था, 2015 तक हमने कुछ खास इसमें निवेशकों का रुझान, खासतौर से रिटेल इन्वेस्टर्स का खास रुझान नहीं आते हुए देखा, लेकिन पिछले 5 साल में लगभग जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 30 गुना बढ़ी है, और पिछले 1 साल में स्पेक्टेकुलर रिस्पॉन्स मिला है तमाम ईटीएफ्स को। ऐसा क्या हुआ है और क्यों रुझान बढ़ रहा है रिटेल निवेशकों का ईटीएफ्स में? संक्षिप्त में जवाब चाहिए। देखिए, ये सेक्टर अब 2 लाख करोड़ के ऊपर हो गया है। आई थिंक अभी तक इसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं होती थी लास्ट 3-4 साल में, जैसे एसआईपी के बारे में लास्ट 5-7 साल से जोर से बात चल रही है। अब लोग ईटीएफ्स के बारे में भी बात करने लगे हैं, लोगों को समझ आ रहा है इसके कुछ फायदे हैं, कॉस्ट कम है, फंड मैनेजर का रिस्क अगर आप नहीं चाहते हैं तो ये एक इम्पोर्टेंट, कुछ लोगों को उसका फायदा है। तो इसलिए इसमें ग्रोथ आना ही है। ये 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक एक्टिव मैनेजमेंट, एक पैसिव मैनेजमेंट। अभी तक हम लोगों का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का फोकस ज्यादातर एक्टिव था, लास्ट 3-4 साल से पैसिव में भी आ रहे हैं, क्योंकि कस्टमर के लिए, कुछ काइंड ऑफ कस्टमर्स के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो ये ग्रो करेगा, एक्टिव भी ग्रो करेगा, पैसिव भी ग्रो करेगा, ईटीएस भी ग्रो करेंगे आई थिंक। चलिए, तो यहाँ पर निवेश का दायरा एक तरह से बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं निवेशकों के लिए, जिसमें ईटीएफ को लेके, जैसा आपने साफ तौर से कहा, कि जागरूकता बढ़ रही है, और दूसरा अहम फीचर है कि ये लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया निगम साहब, समय निकालकर आज सीएनबीसी आवाज और फायदेमंद फंड से जुड़ने के लिए। इसी बीच हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए जुड़ेंगे रैंक एमएफ के ओमकेश्वर सिंह जी। मिलते हैं आपसे इस छोटे से ब्रेक के बाद।
नमस्कार, फायदेमंद फंड्स में आपका स्वागत है। चर्चा होगी इन्वेस्टर्स के सवाल जवाब की। हमारे साथ जुड़े हैं श्री ओमकेश्वर सिंह साहब, RankMF.com के CEO हैं और पिछले 2-2.5 दशक से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को बहुत ध्यान से ट्रैक करते हैं, बेहतरीन पोर्टफोलियोज आपको बना के देते हैं। राजकिरण सुराना साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकिरण जी, स्वागत है आपका। बताइए क्या प्रश्न है आपका और कितने साल के हैं आप, कितना निवेश करना चाहते हैं? मैं 76 ईयर्स ओल्ड हूँ। जी हाँ, क्या प्रश्न है आपका? कितने पैसे लगाना चाहते हैं और कितने साल तक? सर मैं 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। 1 टाइम पेमेंट, 1 टाइम रिटर्न आफ्टर 18 ईयर। जी, तो ओमकेश्वर जी आपके सामने सवाल प्रस्तुत है। बताइए क्या एक अच्छा पोर्टफोलियो बना के दीजिए सुराना साहब के लिए। जी, तो इनके एज प्रोफाइल को देखते हुए इनके लिए बेटर रहेगा कि ये डेट कैटेगरी के फंड्स में जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वहाँ पे जो इनका जो पैसा वो एक साथ लगा सकते हैं और वो 5 लाख जो रुपया है वो 1.25 लाख रुपया करके लगा सकते हैं। जो फंड्स उनको रिकमेंडेड हैं वो SBI गिल्ड फंड है, HDFC बैंकिंग एंड PSU फंड है, ICICI प्रूडेंशियल कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है और टाटा बैंकिंग एंड PSU फंड है। तो उस हिसाब से वो ठीक रहेगा इनके लिए। चलिए, ये सलाह दी जा रही है राजकिरण जी को। और इस बीच हमारे साथ दीपेश वरकड़े का सवाल हम लेंगे, जिन्होंने ईमेल के जरिए अपना सवाल हमें भेजा है। इनके पोर्टफोलियो में 9 फंड्स हैं और तमाम फंड्स जो हैं वो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। ओमकेश्वर जी, इन्हें 20 से 25 साल के लिए ये पोर्टफोलियो जो है वो बरकरार रखना है। हर तरह का फंड इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया हुआ है। मुझे ये बताएं, सबसे पहले तो 9 फंड जोड़ने की जरूरत नहीं थी, लेकिन 20 से 25 साल के लिए अगर हमें इस पोर्टफोलियो को थोड़ा कट करना हो, छोटा करना हो 4 से 6 फंड्स में, तो वो कौन कौन से फंड इसमें निकल जाना चाहिए? बिकॉज सारे बेस्ट परफॉर्मेंस लगभग इनके पोर्टफोलियो में फिलहाल तो हैं। जी कविता जी, तो आपने सही बोला। इस समय जो इनका पोर्टफोलियो में जो फंड्स हैं करीब 6 इक्विटी स्कीम्स हैं, इंक्लूडिंग 1 इंटरनेशनल फंड भी है, 2 डेट है, कमोडिटी है, तो टोटल 9 फंड्स हैं इनके पास। तो फिलहाल के लिए ये अभी कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन आगे जाकर करके वो SBI फोकस्ड या फिर और लार्ज कैप पे दोनों में से कोई एक में चले जाएं, क्योंकि दोनों का जो पोर्टफोलियो वो लार्ज कैप में ही जाता है, तो उसमें से एक ले लेंगे, मिराय एसेट में रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सिमिलरली कैनरा रैबको का इमर्जिंग इक्विटी है और L&T का मिड कैप है, तो उसके जगह पर वो चाहें तो उसके साथ मर्ज कर सकते हैं लार्ज एंड मिड कैप के साथ। तो अभी 6 कंटिन्यू रखें, उसके बाद फिर ये 2 मर्ज कर देंगे तो 4 इनके पास इक्विटी रहेगा। और दूसरा जो है कि इनके पास एक क्रेडिट रिस्क फंड है, तो कोशिश करना चाहिए कि क्रेडिट रिस्क फंड से बाहर निकल जाए। इससे बेटर फंड्स बैंकिंग एंड PSU और कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स में है, तो वहां पे जाएंगे तो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा इनको। और गिल्ड में SBI बेटर फंड है, तो वहां पे जा सकते हैं। तो ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है वो गोल्ड में निवेश के लिए रेकमेंड किया जा रहा है। गिल्ड फंड के लिए आपको SBI का गिल्ड फंड रेकमेंड किया जा रहा है, और बाकी आपके जो पोर्टफोलियो में है वो अच्छी स्कीम्स है, आपको उन्हें मर्ज करना है और लगभग पूरे पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट करना है 4 इक्विटी स्कीम्स में। इसी के साथ ओमकेश्वर जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। और मुझे और शैल जी को भी इजाजत दीजिए इस वादे के साथ कि सोमवार को, बुधवार को शाम को 4:30 बजे ऑनलाइन जुड़ेंगे फायदेमंद फंड से और पूछेंगे अपने तमाम सवाल। नमस्कार।